4 जून 1942 भोर से ठीक पहले 4 बजे प्रशांत महासागर मिडवे एटोल से लगभग 240 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में जापानी विमान वाहक पोत अकागी अकागी का स्टील डेक सहस्रों हॉर्स पावर की शक्ति से थरथरा रहा है। वायु में लवण, डीजल के धुएं और विमानन ईंधन एविएशन फ्यूल की तीखी गंध है। अंधेरे में सैकड़ों नौसैनिक भूतों की तरह गति कर रहे हैं। उनके कदमों की ध्वनि मोटरों की गहरी गड़गड़ाहट में लुप्त हो जाती है। ब्रिय पर वाइस एडमिरल चुइची नागुमो इंपीरियल जापानी नेवी के प्रथम एयर फ्लीट फर्स्ट एयर फ्लीट के कमांडर रात के अंधेरे में अवलोकन कर रहे हैं। उनके मुख पर कोई भाव नहीं है, केवल एक शांत आत्मविश्वास है। क्यों न हो, 6 महीने पहले इसी डेक से उड़े विमानों ने पर्ल हार्बर को राख में मिला दिया था। उसके बाद से नागुमो की शक्तिशाली किडोबुताई 6 विमान वाहक पोतों एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक अपराजेय बेड़ा ने प्रशांत और हिंद महासागर में कहर बरपाया है। ब्रिटिश युद्धपोतों को डुबोया, डार्विन पर बमबारी की, सीलोन में रॉयल नेवी को परास्त किया। कोई उन्हें रोक नहीं पाया। वे समुद्र के सम्राट थे। अभी वे इतिहास की सबसे विशाल नौसैनिक विजय प्राप्त करने वाले हैं। एडमिरल इसोरोकू यामामोटो जापानी संयुक्त बेड़े के कमांडर इन चीफ ने एक शानदार पाश बिछाया है। व्यूह रचना है, मिडवे एटोल पर हमला करो। अमेरिका का प्रशांत में सबसे महत्वपूर्ण डूब न सकने वाला विमान वाहक पोत। जब अमेरिकी नौसेना, जो पर्ल हार्बर के बाद निर्बल हो चुकी है, मिडवे को बचाने के लिए आएगी, तब नागुमो की किडोबुताई घात लगाकर उन पर हमला करेगी और अमेरिकी प्रशांत बेड़े को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो अमेरिका को शांति संधि के लिए विवश कर देगा और जापान को पूरे प्रशांत का निर्विवाद स्वामी बना देगा। नागुमो के पास 4 विशाल विमान वाहक पोत हैं, अकागी, कागा, सोरयू और हिरयू। ये पर्ल हार्बर के अनुभवी योद्धा हैं। उन पर सवार हैं जापान के सबसे बेहतरीन पायलट ईरो, शून्य, फाइटर के एलीट केट, टॉर्पीडो बॉम्बर और वैल डाइव बॉम्बर के अनुभवी क्रू। सुबह 4:30 डेक पर रोशनी चमक उठती है। 108 विमान, ईरो फाइटर्स, केट बॉम्बर्स जिन्हें अभी बमों से सुसज्जित किया गया है, और वेल डाइव बॉम्बर्स अपने मोटरों को गरियाना के साथ शुरू करते हैं। नीली लपटें निकास पाइपों से निकलती हैं। यह मिडवे पर पहला हमला है। मिशन द्वीप की हवाई सुरक्षा को नष्ट करना और अमेरिकी बम वर्षकों को भूमि पर ही समाप्त कर देना। टेक ऑफ। एक के बाद एक विमान अकागी के डेक से गरियाते हुए अंधेरे आसमान में छलांग लगाते हैं। लेफ्टिनेंट जोइची टोमोनागा के नेतृत्व में वे उगते सूर्य की ओर उड़गमन करते हैं। ब्रिय पर नागुमो और उनके चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल रियूनोसुके कुसाका संतुष्टि से सिर हिलाते हैं। सब कुछ व्यूह रचना के अनुसार चल रहा है। उनकी गुप्त सूचना रिपोर्टें स्पष्ट हैं। अमेरिकी विमान वाहक पोत या तो पर्ल हार्बर में हैं या दक्षिण प्रशांत में। यहां आस-पास कोई संकट नहीं है। नागुमो अपनी घड़ी देखते हैं। शीघ्र ही मिडवे प्रज्वलित हो रहा होगा और शीघ्र ही अमेरिकी बेड़ा उनके पाश में फंस जाएगा। उन्हें यह बोध नहीं है। उन्हें इस बात का लेश मात्र भी अनुमान नहीं है कि पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना की गुप्त सूचना इकाई हाइपो जापानी नौसैनिक कोड जेन 25B को विखंडित कर चुकी है। उन्हें यामामोटो की पूरी व्यूह रचना का पता है। उन्हें पता है कि नागुमो कहाँ है, और उन्हें यह भी पता है कि अमेरिकी प्रशांत बेड़े के 3 विमान वाहक पोत एंटरप्राइज, हॉर्नेट और चमत्कारिक रूप से मरम्मत किया गया यॉर्कटाउन पहले से ही मिडवे के उत्तर पूर्व में छिपे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह पाश उल्टा बिछ चुका था। अप्रत्याशित प्रतिरोध और घातक निर्णय। सुबह 6:20 मिडवे एटोल। लेफ्टिनेंट लेचिरे टोमोनागा अपने केट बॉम्बर के कॉकपिट से नीचे देखते हैं। द्वीप धुएं के बादलों से ढका है। हैंगर प्रज्वलित हो रहे हैं। तेल के टैंकों से काला धुआं उठ रहा है।
उनके बमवर्षकों ने अच्छा काम किया है, लेकिन अमेरिकी योद्धा विमानों ने अप्रत्याशित रूप से कठिन मुकाबला किया था। पुराने F-4F वाइल्डकैट्स और F-2A बफेलोस ने वीरता से संघर्ष किया। और सबसे चिंताजनक बात, एंटी एयरक्राफ्ट ए फायर बहुत घना और सटीक था। तोमोनागा को बोध होता है कि द्वीप की हवाई शक्ति अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अगर जापानी सेना को यहां उतरना है तो उन्हें एक और हमले की आवश्यकता होगी। सभी विमानों को तोमोनागा वह अपने रेडियो पर प्रसारित करते हैं। लक्ष्य पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, एक और हमले की आवश्यकता है। वापस अकागी अकागी के ब्रिय पर एडमिरल नागुमो और उनके स्टाफ को यह संदेश मिलता है। यह अप्रत्याशित है, लेकिन विशाल चिंता का विषय नहीं। उनके पास अभी भी लगभग 100 विमान रिजर्व में हैं, केट टॉर्पीडो बॉम्बर और वेल डाइव बॉम्बर। इन विमानों को अमेरिकी पोतों पर हमला करने के लिए तैयार रखा गया था। केट बॉम्बर्स पर टाइप 91 एरियल टॉर्पीडो लगे थे, वही हथियार जिसने पर्ल हार्बर में अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोया था। वेल बॉम्बर्स पर 800 किलो के आर्मर पियर्सिंग एपी बम लगे थे, जो पोतों के डेक को भेदने के लिए बने थे। लेकिन अमेरिकी पोत कहां थे? नागुमो बेचैन हो रहे थे। सुबह 5:20 से ही उनके क्रूयर टोन से छोड़े गए एक टोही सी प्लेन, स्काउट से प्लेन को अमेरिकी बेड़े की तलाश में भेजा गया था। उसे अब तक रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन सन्नाटा। तोमोनागा की रिपोर्ट और अमेरिकी बेड़े की कोई सूचना न होने के कारण नागुमो और उनके स्टाफ एक भयानक परिणाम पर पहुंचे। अमेरिकी पोत शायद यहां हैं ही नहीं। शायद गुप्त सूचना गलत थी। शायद उन्हें मिडवे पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुबह 7:15 नागुमो एक ऐसा आदेश देते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देगा। रियर्व विमानों को पुनः हथियारबंद करो, वह कहते हैं। टॉर्पीडो और एपी बमों को हटाओ। उन पर 800 किलो के हाई एक्सप्लोसिव HE लैंड बम लगाओ। हम मिडवे पर दूसरा हमला करेंगे। यह एक भयानक निर्णय था। विमानों को पुनः हथियारबंद करना एक धीमा, कठिन और अत्यंत संकटपूर्ण काम है। इसे विमानवाहक पोत के हैंगर डेक में किया जाता है, जो बंद स्थान होती है। यहाँ सहस्रों गैलन विमानन ईंधन, ऑक्सीजन टैंक और बम रखे होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा पोत उड़ सकता है। और सबसे विशाल बात, यह प्रक्रिया पोत को हमले के लिए अत्यंत संवेदनशील बना देती है। जब विमान नीचे हैंगर में होते हैं, तब फ्लाइट डेक रिक्त होता है और पोत अपना बचाव करने के लिए योद्धा विमान लॉन्च नहीं कर सकता। जैसे ही नागुमो का आदेश नीचे हैंगर डेक तक पहुंचता है, वहां अफरा तफरी मच जाती है। सैकड़ों नौसैनिक हांफते हुए भारी टॉर्पीडो और एपी बमों को विमानों से हटाने लगते हैं। उन्हें वापस हथियार डिपो मगाइन्स तक ले गमन करना पड़ता है। फिर उन्हें उतने ही भारी लैंड बमों को लाना पड़ता है और उन्हें विमानों पर फिट करना पड़ता है। यह एक होड़ है, समय के विपरीत। तभी सुबह 7:28 पर वह सूचना आती है जिसका नागुमो प्रतीक्षा कर रहे थे और जिससे वह डर रहे थे। विलंब से रिपोर्ट करने वाले टोन के टोही विमान नंबर 4 से एक इंक्रिप्टेड संदेश आता है। 10 अमेरिकी पोत देखे गए। मिडवे से 240 मील दूर, कोर्स 150, गति 20 नॉट से अधिक। ब्रिया पर सन्नाटा छा जाता है। अमेरिकी यहां हैं और फिर कुछ ही मिनट बाद एक और अधिक भयावह संदेश आता है। ऐसा लगता है कि पोतों के साथ एक विमानवाहक पोत भी है। एक विमानवाहक पोत। यामामोटो का पास सही था। अमेरिकी आ गए थे, लेकिन नागुमो के लिए यह सूचना तबाही बनकर आई थी। उनके आधे विमान मिडवे से वापस आ रहे थे, ईंधन लगभग समाप्त। उनके बाकी आधे विमान हैंगर डेक में थे, आधे हथियार बदले हुए। कुछ पर टॉर्पीडो थे, कुछ पर लैंड बम, और डेक पर हर तरफ बम और टॉर्पीडो बिखरे पड़े थे, जिन्हें शीघ्रता में हटाया गया था। अकागी और उसके साथी पोत बारूद के ढेर पर बैठे थे और आसमान से शत्रु आ रहा था। अमेरिकी हमले और जापानी अराजकता। सुबह 7:45। जापानी बेड़े के चारों ओर का आसमान अब शांत नहीं है। अमेरिकी यहां हैं, लेकिन वे ऐसे आ रहे हैं जिसकी नागुमो ने आशा नहीं की थी। सबसे पहले मिडवे द्वीप से ही हमला होता है।
पुराने धीमे TBF इवेंजर और SBD डॉन्टलेस विमान नौसिखिए पायलटों द्वारा उड़ाए जा रहे जापानी योद्धा गश्ती दल कॉम्बैट एयर पेट्रोल CAP के अनुभवी ईरो जेरो फाइटरों का सरल शिकार बन जाते हैं। वे एक एक करके अग्नि के गोलों में बदलकर समुद्र में गिर जाते हैं। फिर B-26 मारॉडर्स आते हैं, जो असल में टॉर्पीडो हमले के लिए नहीं बने हैं। वे भयानक रूप से नीचे उड़ते हुए आते हैं, जापानी पोतों के एंटी एयरक्राफ्ट ए फायर के नरक का सामना करते हुए। उनके टॉर्पीडो चूक जाते हैं या चलते ही नहीं। और फिर अमेरिकी विमान वाहक पोतों से पहला हमला आता है। ये टॉर्पीडो स्क्वाड्रन 8 है, जो हॉर्नेट से उड़ा है। 15 पुराने अत्यंत धीमे TBD डेवास्टेटर टॉर्पीडो बॉम्बर बिना किसी योद्धा सुरक्षा फाइटर कवर के। उनके कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर जॉन सी वॉल्ड्रॉन अपने पायलटों को रेडियो पर कहते हैं, हमें पता है कि हम शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन यह करना ही होगा। वे एक आत्मघाती हमला करते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर मित्सुओ फुचिदा, जो पर्ल हार्बर हमले के नायक थे और अब अकागी के डेक पर स्थित होकर यह सब देख रहे हैं, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। यह वीरता है या पागलपन? जापानी ईरो फाइटर उन डेवास्टेटर्स पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। एक के बाद एक अमेरिकी विमान अग्नि की लपटों में घिरकर प्रशांत के नीले पानी में समा जाते हैं। 15 विमानों में से एक भी वापस नहीं लौटता। केवल एक पायलट एनसाइन योर्गे बचता है, जो पानी में तैरते हुए यह सब देखता है। और उन्होंने एक भी प्रहार प्राप्त नहीं किया। एंटरप्राइज और यॉर्कटाउन के टॉरपीडो स्क्वाड्रन का भी यही परिणाम होता है। वे भी लगभग पूरी तरह मिटा दिए जाते हैं। अकागी के ब्रिय पर नागुमो और उनके स्टाफ राहत की सांस लेते हैं और थोड़ा तिरस्कार भी अनुभव करते हैं। यह था अमेरिकी हमला, इतना बुरा, इतना अव्यवस्थित। लेकिन इन असफल आत्मघाती हमलों ने अनजाने में नागुमो के लिए 3 घातक काम किए। 1. ध्यान भटकाना। इन हमलों ने जापानी CAP के ईरो फाइटरों को नीचे समुद्र की सतह के करीब खींच लिया था। ऊंचा आसमान अब रिक्त था। 2. समय व्यर्थ करना। लगातार हमलों से बचने के लिए जापानी विमान वाहक पोतों को निरंतर तीखे मोड़ लेने पड़ रहे थे। इससे डेक पर विमानों को लॉन्च करने या रिकवर करने का काम असंभव हो गया था। 3. संदेह उत्पन्न करना। हमलों की निरंतर लहर ने नागुमो को और अधिक दुविधा में डाल दिया था। क्या उसे तुरंत जैसे तैसे तैयार विमानों के साथ हमला करना चाहिए, या उसे पहले मिडवे से लौटे विमानों को रिकवर करना चाहिए, डेक को स्वच्छ करना चाहिए और फिर एक पूर्ण समन्वित हमला लॉन्च करना चाहिए? सुबह 9:18 नागुमो ने अपना निर्णय किया। वह दूसरा, अधिक सतर्क मार्ग चुनते हैं। वह पहले अपने वापस लौटे विमानों को लैंड कराएंगे। यह निर्णय घातक सिद्ध होगा। अगले 45 मिनटों तक अकागी, कागा, सोरयू और हिरयू के डेक अराजकता का जीता जागता नरक बन जाते हैं। मिडवे से लौटे विमान, जिनमें से कई क्षतिग्रस्त हैं और ईंधन लगभग समाप्त, लैंडिंग के लिए चक्कर काट रहे हैं। उन्हें शीघ्रता से नीचे उतारना होगा। उसी समय हैंगर डेक में नौसैनिक पागलों की तरह काम कर रहे हैं। नागुमो ने अपना पहला आदेश लैंड बम लगाने का निरस्त कर दिया है। अब उन्हें फिर से विमानों को पोतों पर हमला करने के लिए तैयार करना है। लैंड बम हटाए जा रहे हैं। टॉर्पीडो और AP बम फिर से लाए जा रहे हैं। फ्लाइट डेक पर स्थिति और भी बदतर है। वहां विमान स्थित हैं, जो दूसरे हमले के लिए लगभग तैयार हैं। उनके फ्यूल टैंक भरे हुए हैं। उनके बम और टॉर्पीडो लगे हुए हैं। ईंधन की नली, फ्यूल होसेस, सर्प की तरह डेक पर फैली हुई हैं। बमों और टॉर्पीडो की ट्रॉलियां यत्र तत्र स्थित हैं। हटाए गए लैंड बमों को अभी तक नीचे मैगजीन में नहीं भेजा सका है। वे भी डेक पर ही रखे हैं। पूरे डेक पर सैकड़ों नौसैनिक, पायलट और मैकेनिक गति कर रहे हैं। यह एक तैरता हुआ, भीड़-भाड़ वाला विस्फोटक पाउडर का बैरल है, जो बस एक चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहा है। सुबह 10:20 नागुमो घड़ी देखते हैं। लगभग तैयार।
मिडवे से लौटे विमान लैंड कर चुके हैं। नए हमले के विमानों को डेक पर लाया जा रहा है। यूरोफाइटर ईंधन भर रहे हैं। बस कुछ और मिनट और वे अमेरिकी बेड़े पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। वह ऊपर आसमान की ओर देखते हैं। स्वच्छ नीला आसमान। यूरोफाइटर गश्त कर रहे हैं, लेकिन नीचे टॉरपीडो हमलावरों का पीछा करते हुए। सब ठीक लग रहा है, लेकिन 18,000 फीट ऊपर यत्र नागुमो नहीं देख सकते। लेफ्टिनेंट कमांडर क्लेरेंस मैकक्लास्की, एंटरप्राइज के डाइव बॉम्बर स्क्वाड्रन के लीडर, अपने SBD डॉन्टलेस विमान में लगभग रोने वाले हैं। उनका ईंधन भयानक रूप से कम हो रहा है। वह घंटों से जापानी बेड़े को ढूंढ रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला है। उन्हें वापस मुड़ना होगा या समुद्र में गिरना होगा। और तभी मायाक्लास्की को नीचे समुद्र में एक श्वेत रेखा दिखती है। एक अकेला जापानी विध्वंसक डिस्ट्रॉयर आराशी अराशी, जो शायद किसी अमेरिकी पनडुब्बी का पीछा करके वापस अपने बेड़े की ओर तीव्रता से गमन कर रहा है। म्याक्लास्की एक दांव खेलते हैं। वह उस विध्वंसक का पीछा करने का निर्णय करते हैं और वह रेखा उन्हें सीधे स्वर्ण पात्र तक ले जाती है। सुबह 10:22 मैकक्लास की नीचे देखते हैं और उनकी सांस रुक जाती है। नीचे 4 विशाल जापानी विमानवाहक पोत, सीधे उनके नीचे। उनके डेक विमानों, बमों, ईंधन की नलियों से भरे हुए हैं। वे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, पूरी तरह से असहाय। माया क्लास की 2 ऑल डॉन्टलेसेस, उनकी कांपती हुई ध्वनि रेडियो पर आती है। शत्रु के कैरियर सीधे नीचे। हमला, हमला, हमला। 5 मिनट का नरक। जापानी बेड़े का विनाश सुबह 10:22। जापानी बेड़े के ऊपर 18,000 फीट। 30 से अधिक ASBD डॉन्टलेस डाइव बॉम्बर सूर्य की रोशनी में चमचमाते हुए लगभग 70 डिग्री के कोण पर नीचे गिरना शुरू करते हैं। उनके मोटरों की चीत्कार वायु को चीर देती है। नीचे अकागी अकागी के डेक पर एक जापानी नौसैनिक ऊपर देखता है और उसका मुख पीला पड़ जाता है। वह चिल्लाता है, अपनी उंगली आसमान की ओर उठाते हुए। अलार्म बज उठते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट AA गनें घूमती हैं और बेतहाशा फायर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन बहुत विलंब हो चुका है। वे बहुत करीब हैं और वे बहुत तीव्र हैं। यूरोफाइटर, जो नीचे टॉरपीडो हमलावरों से लड़ रहे थे, हताशा में ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे इन गिरते हुए गिद्धों को रोक नहीं सकते। लेफ्टिनेंट कमांडर मैकक्लास्की अपने पहले लक्ष्य को चुनते हैं। विशाल कागा कागा। वह अपने विमान को सीधा करते हैं। वायु की चीत्कार उसके कानों को बहरा कर रही है। वह अपने बॉम्ब साइट में कागा के विशाल विमानों से भरे डेक को देखते हैं। अब वह अपना 1000 पाउंड का बम गिराते हैं। उसी समय एंटरप्राइज के एक और स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट रिचर्ड डिक बेस्ट अपने निशाने को चुनते हैं। एडमिरल नागुमो का फ्लैगशिप अकागी। बेस्ट एक माहिर डाइव बॉम्बर पायलट हैं। वह अवगत हैं कि कहां प्रहार करना है। वह अपने डॉन्टलेस को लगभग 80 डिग्री पर गिराते हैं। विमान भयानक तरीके से कांप रहा है। वह प्रतीक्षा करते हैं, जब तक कि वह इतने करीब नहीं आ जाते कि उन्हें डेक पर गति करते हुए जापानी नौसैनिक छोटे कीटों की तरह दिखने लगते हैं। वह अपने बम को ठीक अकागी के मध्य वाले एयरक्राफ्ट एलिवेटर पर गिराते हैं। 10:24। इतिहास बदल जाता है। मक्कलास्की का बम कागा के पिछले भाग से टकराता है, ठीक उन विमानों के मध्य जो उड़ान भरने के लिए तैयार थे। एक भयंकर विस्फोट होता है। डेक पर स्थित विमान और ईंधन ट्रक अग्नि के गोले में बदल जाते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। एक के बाद एक 3 और बम कागा से टकराते हैं। एक बम ब्रिये के पास फटता है, जिससे कमांडर कैप्टन ओकाडा और लगभग सभी सीनियर ऑफिसर मारे जाते हैं। बम डेक को चीरते हुए नीचे हैंगर डेक में प्रवेश कर जाते हैं। यत्र आधे हथियार बदले हुए विमान, ईंधन और बम रखे थे। वीहो एक भयानक द्वितीयक विस्फोट, सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है, जो पूरे पोत को हिला देता है। हैंगर डेक एक भट्टी बन जाता है। अग्नि हर तरफ फैल जाती है। कागा अब एक तैरता हुआ ज्वालामुखी है। 10:25।
डिक बेस्ट का बम अकागी के मध्य वाले एलिवेटर से टकराता है। ये कवच को चीरता हुआ सीधा हैंगर डेक में फटता है। वही भयावह न्यारा, विमान, ईंधन, बम सब एक साथ प्रज्वलित हो उठते हैं। अग्नि इतनी तीव्रता से फैलती है कि उसे रोकना असंभव है। ब्रिय पर एडमिरल नागुमो और उनके स्टाफ को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से भूमि खींच ली हो। अग्नि की लपटें ब्रिय की ओर बढ़ रही हैं। धुएं से दम घुट रहा है। संचार, कम्युनिकेशंस ठप हो गया है। लगभग उसी समय यॉर्कटाउन यॉर्कटाउन से आए डाइव बॉम्बर लेफ्टिनेंट कमांडर मैक्स लेस्ली के नेतृत्व में तीसरे विमान वाहक पोत सोरयू सोरयू पर हमला करते हैं। सोरयू छोटा और अधिक फुर्तीला है। वह तीखे मोड़ लेने का प्रयास करता है, लेकिन वह बच नहीं सकता। 1,000 पाउंड के बम सीधे उसके डेक से टकराते हैं। तीसरा बम ठीक उन विमानों के मध्य गिरता है जो लॉन्च होने वाले थे। सोरयू का अंत सबसे तीव्र और सबसे भयानक होता है। द्वितीयक विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे डेक को ऊपर की ओर मोड़ देते हैं। पूरा पोत अग्नि की लपटों में घिर जाता है। 20 मिनट के अंदर उसके क्रू को पोत त्यागने का आदेश देना पड़ता है। सुबह 10 बजकर 22 मिनट से 10 बजकर 27 मिनट तक केवल 5 मिनट। 5 मिनट पहले वाइस एडमिरल चुइची नागुमो प्रशांत महासागर के सबसे शक्तिशाली बेड़े की कमान संभाल रहे थे, विजय के समीप। 5 मिनट बाद उनके 4 में से 3 विमान वाहक पोत कागा, अकागी और सोरयू प्रज्वलित बेकाबू मलबे के ढेर में बदल चुके थे। सहस्रों अनुभवी नौसैनिक और पायलट मारे गए थे या मरने वाले थे। जापान की नौसैनिक हवाई शक्ति का हृदय निकाल लिया गया था। एनसाइन योरगे, जो अभी भी पानी में तैर रहे थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने देखा कि कैसे 5 मिनट के अंदर ज्वार पलट गया था। ब्रिय पर फंसे एडमिरल नागुमो सदमे में थे। वह हिल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। उनके चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल कुसाका को उन्हें लगभग खींचकर ब्रिय से बाहर निकालना पड़ा, इससे पहले कि अग्नि उन्हें निगल लेती। यह हार नहीं थी, यह एक पूर्ण, विनाशकारी, अकल्पनीय तबाही थी। लेकिन अभी एक कैरियर शेष था। हिरयू हिरयू रियर एडमिरल तामोन यामागुची की कमान में। और यामागुची, वह प्रतिशोध लेने वाले थे। यामागुची का प्रतिशोध और हिरयू का अंत सुबह 10 बजकर 40 मिनट। प्रशांत महासागर। 3 विशाल चिताएं समुद्र पर प्रज्वलित हो रही हैं। कागा, कागा, अकागी, अकागी और सोरयू, सोरयू। अब अग्नि के गोले हैं। विस्फोटों की गड़गड़ाहट और धातु के मुड़ने की चीत्कारें वायु में घूम रही हैं। पानी में सैकड़ों दग्ध, चिल्लाते हुए नाविक तैर रहे हैं। एडमिरल नागुमो और उनके बचे हुए स्टाफ को हल्के क्रूयर नागारा नगारा पर स्थानांतरित कर दिया गया है। नागुमो अभी भी सदमे में हैं। वह बस बुदबुदा रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? केवल 15 मिनट में उनकी अपराजेय लगने वाली शक्ति धूल में मिल गई थी। लेकिन नागुमो को यह बोध नहीं है कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। उत्तर की ओर कुछ मील दूर चौथा विमान वाहक पोत हिरयू हिरयू चमत्कारी रूप से बच गया था। अमेरिकी डाइव बॉम्बर की पहली लहर ने उसे देखा ही नहीं था। हिरयू के ब्रिय पर कमांडर रियर एडमिरल तामन यामागुची स्थित थे। यामागुची नागुमो से बिल्कुल भिन्न थे। वह युवा, आक्रामक और नौसैनिक विमानन के भविष्य के प्रतीक थे। कई लोग उन्हें एडमिरल यामामोटो का उत्तराधिकारी मानते थे। जब उन्होंने अपने साथी पोतों को प्रज्वलित होते देखा, तो उनके हृदय में दुख नहीं, बल्कि बर्फीला क्रोध भर गया। उन्हें पता था कि अमेरिकी विमान वाहक पोत आसपास ही हैं। उन्हें यह भी पता था कि अब वह अकेले हैं। जापान की सारी आशाएं अब उनके कंधों पर थीं। यामागुची ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। सभी विमान तैयार करो, उन्होंने आदेश दिया। हम तुरंत हमला करेंगे। यह एक हताश लेकिन साहसी निर्णय था। हिरयू के पास केवल 18 वैल, डाइव बॉम्बर और 6 ईरो फाइटर एस्कॉर्ट बचे थे। ये एक छोटा बल था, लेकिन यामागुची के पायलट जापान के सर्वश्रेष्ठ में से थे।
सुबह 10:54 लेफ्टिनेंट मिचियो कोबायाशी के नेतृत्व में हिरयू के डाइव बॉम्बर गरियते हुए डेक से उड़ चले। उनका लक्ष्य अमेरिकी विमान वाहक पोत ढूंढना और उन्हें तबाह करना। लगभग उसी समय अमेरिकी बेड़े में उत्सव का माहौल था। पायलट वापस लौट रहे थे, विजय की कथाएं सुना रहे थे। 3 जापानी कैरियर नष्ट हो चुके थे। यह एक अविश्वसनीय विजय थी, लेकिन अमेरिकी कमांडर रियर एडमिरल फ्रैंक जैक फ्लेचर और रेमंड स्प्रूएंस अवगत थे कि संकट अभी टला नहीं है। चौथा, जापानी कैरियर कहाँ था? दोपहर के करीब यॉर्कटाउन के रडार ऑपरेटर ने चिल्लाया, शत्रु के विमान उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं। ये कोबायाशी के हमलावर थे। यॉर्कटाउन के वाइल्ड कैट फाइटर तुरंत हवा में उठे। एक भीषण डॉग फाइट शुरू हो गई। अमेरिकी पायलटों ने वीरता से संघर्ष किया, कई जापानी बम वर्षकों को मार गिराया, लेकिन कुछ बच निकले। लेफ्टिनेंट कोबायाशी अग्नि की लपटों में घिरे होने के उपरांत भी अपने वैल बॉम्बर को सीधे यॉर्कटाउन के ऊपर ले गए। उन्होंने अपना बम गिराया और फिर उनका विमान अमेरिकी कैरियर के डेक पर विस्फोट कर गया। दोपहर 12:20 3 जापानी बम यॉर्कटाउन से टकराए। एक बम फ्लाइट डेक में प्रवेश कर नीचे 3 डेक तक विदीर्ण हो गया, जिससे भीषण अग्नि लग गई। दूसरा बम चिमनी फनेल में प्रवेश कर बॉयलर कक्ष को तबाह कर गया, जिससे पोत की गति लगभग रुक गई। तीसरा बम आगे के एलिवेटर के पास फटा, जिससे और अधिक हानि हुई। यॉर्कटाउन, जो कोरल सी के संघर्ष में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद केवल 72 घंटों में चमत्कारिक रूप से मरम्मत करके वापस लौटा था, अब फिर से प्रज्वलित हो रहा था। वह बुरी तरह झुक गया था। धुआं इतना घना था कि सांस लेना कठिन था। एडमिरल फ्लेचर को पोत त्यागने का आदेश देना पड़ा। वापस हिरयू पर यामागुची को अपने पायलटों की रिपोर्ट मिली। एक अमेरिकी कैरियर में अग्नि लगी है और वह रुक गया है। यामागुची का मुख सख्त था। एक कैरियर, लेकिन अमेरिकी 3 लेकर आए थे। दूसरा, हमला तैयार करो, उन्होंने आदेश दिया। इस बार बचे हुए 10 केट टॉर्पीडो बॉम्बर और 6 ईरो फाइटर। इनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट योइची तोमोनागा, वही पायलट जिसने मिडवे पर पहले हमले का नेतृत्व किया था और दूसरे हमले की मांग की थी। तोमोनागा के अपने विमान का फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त था। उसे पता था कि यह एक पक्षीय मिशन, वन वे मिशन है। दोपहर 2:30 तोमोनागा के टॉर्पीडो बॉम्बर उड़ चले। अमेरिकी बेड़े में यॉर्कटाउन पर क्षति नियंत्रण दल, डैमेज कंट्रोल टीम्स चमत्कार कर रहे थे। उन्होंने अग्नि बुझा दी थी। उन्होंने झुकाव ठीक कर लिया था। उन्होंने कुछ बॉयलरों को फिर से चालू कर दिया था। पोत धीरे धीरे चलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह बच जाएगा। तभी रडार पर दूसरी लहर दिखाई दी। यॉर्कटाउन के पास अब अपना कोई फाइटर कवर नहीं था। एंटरप्राइज और हॉर्नेट के वाइल्ड कैट्स ने शत्रु को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तोमोनागा के अनुभवी पायलट बच निकले। वे पानी के ठीक ऊपर लहरों को स्पर्श करते हुए आए। यॉर्कटाउन की बंदूकें गरिए उठीं, लेकिन जापानी पायलटों ने मृत्यु की परवाह नहीं की। दोपहर 2:22 2 टाइप 91 टॉर्पीडो यॉर्कटाउन के बाईं ओर पोर्ट साइड लगे। विस्फोटों ने पोत के पतवार में विशाल छिद्र कर दिए। ईंधन के टैंक विदीर्ण हो गए। विद्युत चली गई। पोत फिर से बुरी तरह झुक गया, इस बार इतना अधिक कि उसका उलटना निश्चित लग रहा था। कैप्टन इलियट बकमिंस्टर ने दूसरी बार और अंतिम बार पोत त्यागने का आदेश दिया। हिरयू पर यामागुची को दूसरी सफलता की सूचना मिली। 2 हमले और 1 अमेरिकी कैरियर तबाह। यह प्रतिशोध था, यह सम्मान था, लेकिन उनकी प्रसन्नता क्षणभंगुर थी। जैसे ही तोमोनागा के विमान वापस आ रहे थे, अमेरिकी स्काउट विमानों ने अंततः हिरयू को ढूंढ लिया था। एंटरप्राइज और हॉर्नेट से 24 एसबीडी डॉन्टलेस डाइव बॉम्बर का एक समूह प्रतिशोध लेने के लिए उड़ चुका था। उनका नेतृत्व कर रहे थे वही पायलट जिन्होंने सुबह तबाही मचाई थी। एडमिरल तामोन यामागुची के पास अब भागने का कोई स्थान नहीं था। हिरयू का पतन और युद्ध का अंत शाम 5 बजे। प्रशांत महासागर। हिरयू के डेक पर
हताशा भरी गतिविधि है। एडमिरल यामागुची यामागुची के आदेश पर बचे हुए कुछ विमानों को लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है, शायद एक और हमला करने के लिए या शायद केवल गश्त के लिए। लेकिन अमेरिकी डाइव बॉम्बर बहुत तीव्र थे। आसमान से चीत्कार करती हुई मृत्यु फिर से आ रही थी। एसबीडी डॉन्टलेस विमानों का समूह एंटरप्राइज और हॉर्नेट हॉर्नेट से सूर्य की ओर से हमला कर रहा था। हिरयू के कप्तान टोमियो काकू अपने पोत को बचाने के लिए पागलों की तरह उसे मोड़ रहे थे। एंटी एयरक्राफ्ट ए गनें आसमान में काले धुएं के गोले दाग रही थीं। कुछ ईरो शून्य फाइटर जो ईंधन भरने के लिए डेक पर थे, हताशा में टेक ऑफ करने का प्रयास कर रहे थे ताकि हमलावरों को रोक सकें। लेकिन यह सुबह की कथा का दोहराव था। अमेरिकी पायलट सटीक थे, निर्दयी थे। शाम 5:03 पहला 1000 पाउंड का बम हिरयू के आगे के फॉरवर्ड एलिवेटर से टकराया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे एलिवेटर प्लेटफॉर्म को हवा में उछाल दिया और वह मुड़कर फ्लाइट डेक पर गिर गया, जिससे विमानों को लॉन्च करना या लैंड करना असंभव हो गया। लगभग तुरंत ही 3 और बम टकराए। वे डेक को चीरते हुए नीचे हैंगर डेक में विदीर्ण हो गए। यत्र विमान, ईंधन और बम सुबह से ही तबाही की प्रतीक्षा कर रहे थे। वीडब्ल्यू हूम हिरयू भी भयानक द्वितीयक विस्फोटों सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स से हिल गया। अग्नि की लपटें बेकाबू होकर फैलने लगीं। सुबह की तरह ही हैंगर डेक एक प्रज्वलित भट्टी बन गया। ब्रिय पर स्थित एडमिरल यामागुची मौन रूप से अपने प्रज्वलित पोत को देख रहे थे। उनके मुख पर क्रोध या भय नहीं था, बल्कि एक अनोखी शांति थी। उन्होंने अपना प्रतिशोध ले लिया था, एक अमेरिकी कैरियर को डुबोकर। अब समुराई परंपरा के अनुसार सम्मान के साथ मरने का समय था। विलंब रात्रि तक हिरयू प्रज्वलित होता रहा। उसके चालक दल ने वीरता से अग्नि बुझाने का प्रयास किया, लेकिन हानि बहुत अधिक थी। सुबह होने से पहले यह स्पष्ट हो गया कि पोत को बचाया नहीं सकता। यामागुची ने चालक दल को पोत त्यागने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने और कैप्टन काकू ने स्वयं पोत पर रहने का निर्णय किया। उन्होंने स्वयं को ब्रिय से बांध लिया। वे अपने पोत के साथ, अपने सम्मान के साथ नीचे गमन करेंगे। 5 जून की सुबह लगभग 9 बजे हिरयू, जो कभी जापानी नौसैनिक विमानन का गौरव था, प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा गया। उधर अमेरिकी नौसेना अभी भी यॉर्कटाउन को बचाने का प्रयास कर रही थी। उसे एक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर यूएसएस हामन द्वारा खींचा जा रहा था। लेकिन 6 जून को एक जापानी पनडुब्बी I-168 बच निकलने में कामयाब रही। उसने 4 टॉरपीडो फायर किए। 2 टॉरपीडो यॉर्कटाउन से टकराए और एक ने विध्वंसक हमन को चीर दिया, जो तुरंत डूब गया। यॉर्कटाउन कुछ और घंटों तक तैरता रहा, लेकिन 7 जून की सुबह वह भी प्रशांत की गोद में समा गया। संघर्ष समाप्त हो चुका था। एडमिरल नागुमो का घातक निर्णय, टॉर्पीडो हटाकर लैंड बम लगाना और फिर उस निर्णय को उलटना, ने उनके बेड़े को उस सबसे भयानक पल में असहाय बना दिया था। अमेरिकी डाइव बॉम्बर पायलटों की वीरता और थोड़े से भाग्य ने उन 5 मिनटों 10:22 से 10:27 को द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ बना दिया। जापान ने मिडवे में 4 विशाल विमानवाहक पोत, एक भारी क्रूयर, 248 विमान और 3000 से अधिक अनुभवी पायलट और नाविक खो दिए। ऐसे पायलट जिन्हें बदला नहीं सकता था। अमेरिका ने एक विमानवाहक पोत, यॉर्कटाउन, एक विध्वंसक और 150 विमान खोए। मिडवे से पहले जापान प्रशांत में अपराजेय था। वे निरंतर जीत रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। मिडवे के बाद ज्वार पूरी तरह पलट गया। जापान अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। अमेरिका ने आक्रामक रुख अपना लिया। पर्ल हार्बर का प्रतिशोध ले लिया गया था और प्रशांत में युद्ध का अंत अब दिखाई देने लगा था, भले ही वह अभी 2 साल दूर था। एडमिरल नागुमो का वह 5 मिनट का दुस्वप्न जापान के साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील सिद्ध हुआ।